हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर 26 गांव को निगम में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में 26 गांव के मौजूदा लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में 26 गांवों को निगम में शामिल न करने की बात को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 26 गांव को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। हमारी पंचायत आज नीमका गांव में और तमाम अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी प्रतिनिधि के तौर पे यहां पे उपस्थित हैं। ये जो 26 गांवों को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव नगर निगम में ना लिए जाएं। और इस खबर पर जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया सीधा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नगर निगम ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए 26 गांवों को इसमें शामिल किया है, लेकिन जो ग्रामीण है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी विधायक नयनपाल रावत और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, इन सभी नेताओं को ज्ञापन दिया गया है इसके विरोध में, और साफ तौर पर उनको आश्वासन भी नेताओं की तरफ से मिला है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि अधिकारियों ने जो तथ्य हैं वो सही से पेश नहीं किए हैं और जो जमीनी हकीकत है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई गई है। और ये गांवों को जो नगर निगम में शामिल करने की मुहिम निगम द्वारा चलाई गई है वो बिल्कुल गलत है। इसका विधायकों ने भी विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी लगातार इस बात को लेकर जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने गांवों को किसी भी हालत में नगर निगम में नहीं जाने देंगे। उनका काफी नुकसान नगर निगम में जाने के बाद हो सकता है। न पशुपालन वो कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने मकान तक वो बना नहीं सकते हैं। नक्शा पहले पास कराना होगा तब वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये चिंता सता रही है। निगम के जितना भी क्षेत्र है वो पहले से ही जर्जर अवस्था में है, तो गांवों का विकास किस तरीके से संभव हो पाएगा? जी नंदनी। जी राजेंद्र, लेकिन अगर किसी गांव को, अमूमन यही माना जाता है कि अगर किसी गांव को नगर निगम में तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि गांव में विकास किया जाएगा। नगर निगम और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो इनमें एक फर्क होता है, और इनमें जो फर्क होता है वो होता है डेवलपमेंट का। तो अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल हो रहा है तो ऐसे में गांव वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि गांव वालों को परेशानी है इस डिसीजन से? देखिए, कहीं ना कहीं नंदनी एक बात इसमें जरूर तय हो जाती है कि जो मुख्यमंत्री ने ग्रामीण योजना जो चलाई थी वो वाकई अपने आप में अच्छी निकली है और लोग चाहते हैं कि गांवों का विकास वो खुद से करें। और गांव इस समय शहरों से भी अच्छे जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा, जो निगम की हालत है वो बिल्कुल खस्ता है इस समय पे। उनके पास पैसा नहीं है। तमाम फरीदाबाद की सड़कें जर्जर अवस्था में, और इससे पहले जो गांव लिए गए थे आज तक उनमें सीवर लाइन तक नहीं डली है। तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं इस बात का भय सता रहा है कि उनके गांव का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा और उनको काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा है राजेंद्र, जो आप बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर गांव वालों को ये लग रहा है कि गांव के डेवलपमेंट, गांव का विकास ज्यादा हो रहा है। आप गांव का विकास करें, उसको नगर निगम में तब्दील ना करें, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि नगर निगम के हालात तो वैसे ही बहुत खराब हैं। अगर हम नगर निगम में शामिल हुए तो हमारे गांव के हालात भी खराब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अभी तक धान की खरीद को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली है, जिसके चलते राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से ही धान की खरीद करने का फैसला किया है। ये जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से धान खरीद के लिए आग्रह किया गया था, जिसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। दास ने कहा कि खरीद के लिए इस बार 200 के लगभग केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन तमाम राइस मिल तक धान सीधे पहुंचाई जाएगी जिन्हें सरकार ने कुटाई के लिए धान देना स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों का धान MSP पर ही खरीदा जाएगा। केंद्र को जो हमने चिट्ठी लिखा था कि उसको 25 सितंबर से शुरू करने के लिए, उसकी अभी मंजूरी नहीं आई है। हालांकि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर मंजूरी आ जाता है तो उस तरीके से शुरू करेंगे।
अगर मंजूरी समय पर नहीं आया तो 1 अक्टूबर से जो हमारे प्लान है उसके मुताबिक करेंगे। जो खरीद जो है वो हाफेड, वेयर हाउस, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट करेंगे। थोड़ा सा खरीद इसका FCI खुद करेगी, 5% के करीब करेगी। पिछली बार 198 मंडियों में धान की खरीद की व्यवस्था की गई थी। इस बार वही 198 मंडी में तो किया ही जा रहा है। साथ ही हम जो ये 8 जिले हैं जहां ज़्यादातर धान की आवक होती है, वहां कुछ राइस मिल के साथ बात कर रहे हैं कि उनको जितनी धान देनी है उतने के धान का लगभग अराइवल सीधा वहां करा दें। पे बेचना चाहता है और मंडी में भी कोई आ जाए, हर एक ढेर की एक्शन होगी मंडी में, तो हम तो MSP पे एक्शन पे रुक जाएंगे। लेकिन कोई अगर MSP से 100 रुपये फालतू दे रहा है तो वो उसको किसान बेचेगा तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। और अब बात रतिया की, जहां पर 2 दिन पहले एक फैक्ट्री में बिहार से लौटे 81 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जहां 81 मजदूर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन्हें फैक्ट्री के कमरों में ही क्वारंटाइन किया गया है, वहीं पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इस दौरान मजदूरों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों से मिलने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले लोगों के सैंपल भी लिए हैं और उनकी जांच शुरू कर दी गई है। क्या गत्ता फैक्ट्री में हमारे 132 की सैंपलिंग ली गई थी वहाँ से, तो वहाँ पे 81 पेशेंट जो वर्कर थे वो पॉजिटिव आ गए थे। उनका जो लॉस ऑफ सेलिंग स्टेटस और उनका जो सब्जी वगैरह है वो इसी एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से खरीदने का ध्यान में आया है। कल सैंपलिंग के लिए उसमें 1-2 रेडी वाले भी पॉजिटिव पाए गए जिनकी हिस्ट्री वहाँ से बिलोंग करती थी कि हम गत्ता फैक्ट्री में लोग सब्जी लेने आते थे, इसलिए पूरी तरह से अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो उनकी लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से ना उनके समझ में आ रही थी, इसलिए डिसाइड ये किया गया कि जो रेडी हैं वो सारे ही एक साथ एंटीजन टेस्ट कर दिया जाए ताकि इनमें जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेट करके संक्रमण को बचाया जा सके। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, 2 दिन पहले की ये घटना है जब बिहार से आए मजदूर 81 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते। तभी आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने बताया था कि प्रशासन जो है इनके कांटेक्ट में आए हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और सब्जी रेहड़ी वालों के सैंपल लिए जाएंगे। तो अब 2 दिन हो चले हैं, कितनी प्रोग्रेस नजर आ रही है? कितने सब्जी वालों के, रेहड़ी वालों के सैंपल लिए गए और क्या तस्वीर? देखिए नंदिनी, मैं बता दूं कि 3 दिन पहले की बात है जब बिहार से 51 मजदूर यहाँ पे लौटते हैं गत्ता फैक्ट्री में, 81 के करीब मजदूर, और उनकी सैंपलिंग होती है जिसमें 81 मजदूर पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और उसके बाद उनको फैक्ट्री में क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद हिस्ट्री खंगाली गई कि जो इनके संपर्क में कौन कौन आया है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सूझबूझता दिखाते हुए जो सब्जी लेने आते थे बिहार के लोग जिनसे, उनकी सैंपलिंग ली। 51 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसको लेकर राहत भरी खबर है रतिया के लिए है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, अगर बात करें अशोक तो जो इंटर स्टेट लोग आ रहे हैं, यानी दूसरे प्रदेशों से जो लोग हरियाणा में आ रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे वो सर्विस क्लास हो, ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके टाइमली टेस्ट हो? और ये जो मजदूर आए थे इनके आने के कितने दिनों बाद ये टेस्ट किए गए? मतलब आपको रतिया में प्रशासन सजग नजर आया दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए इसमें प्रशासन ने पहले ही सबको बोला गया था प्रशासन द्वारा कि जो कि इंटरस्टेट से आता है उसकी जानकारी दें स्वास्थ्य विभाग को, ताकि उसकी जांच हो सके। जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जब मजदूर आए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधा था, उस दौरान 100 से भी ज्यादा लोगों की सैंपलिंग हुई थी, क्योंकि कुछ लोग आए थे, कुछ वहां कुछ रह रहे थे, सबकी सैंपलिंग हुई थी जिसमें 81 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अशोक आपका जानकारी के लिए। तो अब फिलहाल 81 मजदूर गुरुग्राम की, जहां पर मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं और हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने बताया कि निगम के इलाके में बन रहे फ्लैट्स की अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है।
अभियान के तहत 150 बिल्डिंग्स को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि जो बिल्डिंग बनाई गई है वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम के तहत बनाई जाए। इसके अलावा जिन आर्किटेक्ट के तहत इन बिल्डिंग्स का नक्शा पास कराया गया है उन आर्किटेक्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि फ्लैट नक्शे के अनुसार बने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लैट के मालिक के साथ साथ आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के जो एरियाज हैं जिसमें रेगुलराइज्ड और नोटिफाइड कॉलोनीज आती हैं, टीपी स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं या कोर एरियाज, ये 4-5 तरह की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है जिसमें कॉर्पोरेशन काम करती है। ऑन डेट हम हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 जो है उसके अंतर्गत बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। आप अपने इधर बिल्डिंग प्लान उस पर लोड कीजिए और उधर से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये जिम्मेवारी आर्किटेक्ट की है और एप्लीकेंट की है कि वो जैसे उसने बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं उसी तरह से बना। इसमें आर्किटेक्ट और एप्लीकेंट ही सर्टिफाई करके देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग प्लान जो है हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार तो उसमें नियम का। और अब वक्त है कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का। तो हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 1,01,316 केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,694 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ केसेस गुरुग्राम में सामने आए हैं। 421 केसेस पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद में 292 नए केस, कुरुक्षेत्र में 234, करनाल में 197, अंबाला में 192 और रोहतक में 178, सोनीपत में 169, सिरसा में 141 ये नए केसेस एक दिन में सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से तकरीबन 19 लोगों की मौत हुई है। और इस खबर पर संवाददाता रमाकांत हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर को लेकर फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति, अपडेट बताएं। झज्जर में अगर कल की बात करें तो कल 52 मामले प्रकाश में आए थे और 59 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अगर बात करें तो अभी भी झज्जर में 469 मामले एक्टिव हैं, जिसमें से 188 लोगों को अस्पताल में, वहीं 281 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ दैया की माने तो होम आइसोलेट जो भी किए गए हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनके संपर्क में है, लगातार उनके टेस्ट होते हैं, लगातार उनके जो खाने और पीने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करने के लिए उनको फोन नंबर दिए गए हैं। लगातार वो स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैंपल भी जो टेस्ट किए गए हैं वो 66,773 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें नेगेटिव की रिपोर्ट आई है 63,575 और 1,515 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जो रिकवरी रेट लगातार घट रहा था वो अब कहीं ना कहीं बढ़कर 75.6% हो गया है। वो जिले के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी भी है और 19 लोगों की इस कोरोना के चलते मौत हो गई है। लेकिन नंदनी बात सिर्फ वही है कि जो छोटे दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, आप मास्क लगा कर रखें, आप सैनिटाइज करें। लेकिन दुकानदार कहते हैं कि जी हमारे कोरोना के चक्कर में पहले ही दुकानदारी मंदी है और लगातार प्रशासन हमारे ऊपर बिना वजह का दबाव बना रहा है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोरोना की स्थिति बड़ी भयानक है। पूरे जिले में 2003 मामले दर्ज किए जा चुके हैं नंदिनी। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है रमाकांत की गंभीरता को अब लोग समझ ही नहीं रहे हैं और लापरवाही की तस्वीरें हर दिन लगातार सामने से आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखें किस्मत कनेक्शन।